हेलो गाइस, वेलकम ऑन नॉलेज स्काई और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये हमारी क्लास नंबर 2 है, दैट इज़ द पॉलिटी इन 30 आवर्स। और ये दोस्तों इंग्लिश में क्लास नंबर 2 है। हिंदी वाले स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पॉलिटी इन 30 आवर्स हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चला रहे हैं। तो हिंदी मीडियम की क्लासेस रात को 8:30 बजे रहती हैं और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो रहेंगी वो दोपहर में 1 बजे रहेंगी। यूपीएससी ईपीएफओ डेडिकेटेड क्लासेस, ठीक है। तो ये पॉलिटी इन 30 आवर्स जो कि अब इंग्लिश में है, इसका ये क्लास 2 है आज। ओके गाइस, क्लास 1 हम पहले कर चुके थे और अब से आपको डेली 1 बजे जो है ये क्लास मिलेगी दोस्तों। इस वीक के लिए मैं टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि इस वीक डेली 1 बजे आपको जो है वो पॉलिटी की क्लास लगातार मिलेगी, ताकि हम इंग्लिश में पॉलिटी को कवर अप कर पाएँ। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले सेकंड पोर्शन में एक्ट ऑफ 1876 से। एक्ट ऑफ 1876 से जो हम वो स्टार्ट करने वाले, इससे पहले कि एक्ट जो है हम वहाँ पर कर चुके ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर देखा था कि 1876 की हम बात करें तो हमने 1773 से स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट्स, और उसके बाद हर एक 20 ईयर्स में जो था रेगुलेटिंग एक्ट आता था, जो कि चार्टर को रिव्यू करता था और रिव्यू करने के बाद चार्टर्स में जो भी अमेंडेबल चीज़ें होती थी उनको अमेंड करता था। क्लियर। तो इसके साथ हम पहुँचे थे 1873 में। 1873 में हमने देखा था कि 1874 में ऑलमोस्ट जो कंपनी थी ब्रिटिश रूल उसको ख़त्म कर दिया था। ऑलमोस्ट कंपनी का जो कंपनी रूल था उसको ख़त्म कर दिया था, और धीरे धीरे कंपनी का जो पूरा काम था, मतलब कंपनी का जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था। और कंपनी का काम सिर्फ रह गया था कि बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल करना। ठीक है, उनकी जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हो चुकी है अब तक। तो कंपनी बेसिकली क्या बन चुकी है, अब एक तरह की गवर्नमेंट बन चुकी है हमारी कंट्री में, जो अब ट्रेड नहीं करती है, जो हमारी कंट्री पर रूल करती है एज ए गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके थे। हमने देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है अब। ठीक है, और बाकी के दोनों प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं उसके अंदर आने लगे। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए थे। तो अब हम पहुँचते 1876 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1876 में क्या किया गया था कि जो काउंसिल होती थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स की, उसमें एक जो 6th मेंबर था उसको लाया गया था। और जो 6th मेंबर था, लेटेस्ट कमिंग मेंबर था, ही वॉज असाइन टू वर्क ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब इसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के वर्क के लिए असाइन किया गया था। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1876 से दोस्तों, ये 36 नहीं, इसको आप करेक्ट करेंगे 76 से। 1876 में क्वीन विक्टोरिया को जो था क्राउन ऑफ इंडिया कहा गया था, साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था भारत की। चलिए आगे बढ़ते हम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 की तरफ बढ़ते। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट एक सीरीज़ में ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द बुक, तो हम इसे कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे गाइस। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 में 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे। ठीक है, और दोस्तों मैं अभी बताने वाला हूँ कि इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी पेशेंस रखें। अब आपको सारी क्लासेस मिलती हैं और मिलती रहेंगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में ऑलरेडी हमने 17 से 18 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, और उसमें लगभग 10 क्लासेस और हम एडअप करने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग वे में हम आपको कंप्लीट करा दें आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो जस्ट हैव पेशेंस गाइस, सब कुछ आपको मिलेगा। करंट अफेयर भी इंग्लिश में आने वाला है जल्दी, तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस 1 बजे वाली सीरीज़ में। तो चलिए अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1892 है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है वो लाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लाया गया था। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इससे पहले 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुकी थी। तो अब ये देखो उस समय जो क्या था, ब्रिटिश एक वर्ल्ड पावर बनना चाह रही थी। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए उसके लिए जो इंडिया था उनका एक तरह से क्या बोलना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनके लिए। यदि इंडिया से वो अपनी पावर उस समय लूज़ कर देते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज़ पर फ़र्क पड़ता, उनकी पावर ग्रिपिंग पर फ़र्क पड़ता। तो इंडिया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो अब धीरे धीरे कुछ ऐसे काम भी करने लगी गवर्नमेंट कि जो इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, और इंडियंस का उन्हें कुछ इंडियंस का साथ भी मिल पाए। क्योंकि यदि इंडियंस अब रिवोल्ट करने लगे तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली थी सिचुएशन। तो उन्हें इंडियंस को साथ लेकर चलने की ज़रूरत पड़ी। ऑल्दो वो साथ लेकर नहीं चले, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी शो की जिससे वो ये बताना चाहते थे कि हम इंडिया को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो इनॉग्रेट किया था। उसके बाद पावर टू आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, और उन्होंने ये अलाउ किया कि आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हाउ यू डिड दैट,
है ना, व्हाट यू डिड। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो शुरू करी गई। इसके बाद हम पहुँचते काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज़ 1909, है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में हम पहुँचते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है आपका। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज, तो आपसे बोला जा सकता है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर 1935। तो इसमें आपको क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी होगी कि मार्ले मिंटो जो थे ये दो लोग हैं, एक नहीं, एक मार्ले अलग है, मिंटो अलग है। मार्ले अलग है, मिंटो अलग है, ठीक है। तो मार्ले और मिंटो ने उस समय एक क्या थे, जो देखिए मार्ले मिंटो क्यों लिया गया, एक जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हम सभी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को पढ़ा था, और एक गवर्नर थे उस समय, गवर्नर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो मार्ले और मिंटो इन दोनों पर्सन्स ने क्या किया था, कुछ रिफॉर्म्स दिए थे, ठीक है, और इन रिफॉर्म्स के बेसिस पर उन्होंने कुछ चीज़ अप्लाई करी थी। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी वो थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। मतलब ये था कि उन्होंने अलाउ किया कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास अपना एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, होगा, जो कि इलेक्शन में खड़ा होगा, और उनको जो वोट्स मिलेंगे वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही मिलेंगे। तो यहाँ से कम्युनल इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो शुरू हुआ था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी कि कम्युनल इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से शुरू हुआ था। तो जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके लिए अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने की एक तरह से जो अलाउ कर दिया। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली ये जो डिवाइड एंड रूल वाला जो कंसेप्ट था उस चीज़ को निकालना चाह रहे थे, ये कहकर कि हम आपकी कम्युनिटी पर फोकस करो और आपकी कम्युनिटी को आपका सेपरेट जो है वो एक इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, आपको एक राइट दे रहे हैं कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव निकाल सकते हैं और उसको सिर्फ आप लोग ही वोट दे सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी वो बनाना चाह रहे थे। उसके बाद इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थी, उसमें इंडियंस को अपॉइंट करना अलाउ कर दिया था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज़ तो क्या था, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि यहाँ से जो कम्युनल इलेक्शन है वो स्टार्ट हुआ, जो कम्युनलिज्म था इलेक्शन में वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस क्वेश्चन को यूपीएससी बिल्कुल ऐसे ही घुमा के पूछेगा, कम्युनल इलेक्शन से जोड़कर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा उसको। इसके बाद इसी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव थी उसमें जो काउंसिल थी उसमें इंडियंस को अपॉइंट होना स्टार्ट हुआ, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट मेंबर बने थे किसके, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। इस समय तक जो नेम था उसको बदल के वायसराय कर दिया था, ठीक है। तो जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके मेंबर बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और हम पहुंचते हैं हमारे अगले 1909 पर, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने अभी आपको बताया था, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। 1909 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है जो कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। दोनों के नाम आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 क्या है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड भी दो पर्सन्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल इनको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, और लाइव चैट में मुझे बताते जाइए कि कितने लोग जो हैं वो नोट कर रहे हैं चीज़ को जल्दी से। पहला क्या था कि यहाँ से बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। बाइकैमरल क्या होता है आप सभी को पता है कि यहाँ पर अपर हाउस और लोअर हाउस दो सदन होने लगे थे, दो हाउसेज होने लगे थे, तो ये बाइकैमरलिज्म कहलाया, बाइकैमरलिज्म ये कहलाया। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर आया था किसमें, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। उसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ डायआर्ची है ना, एनफोर्समेंट ऑफ डायआर्ची जो डुअल रूल था, दोहरा शासन था, वो यहीं से निकल कर आई ये चीज़, है ना। तो एनहांस एनफोर्समेंट ऑफ डायआर्ची
एंड बाइकैमरलिज्म इन लेजिस्लेचर, ये दोनों चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ आई थी, और इन दोनों पर क्वेश्चन काफ़ी हद तक बनते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए गाइस, सो प्लीज़ इनको रट डालिए आप सभी लोग। उसके अलावा जो था, जो प्रोविंसेस थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक रिजर्व लिस्ट थी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट थी। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में जितने भी इश्यूज़ थे वो आपके मेजर इश्यूज़ थे, जस्ट लाइक आपके रेवेन्यू से रिलेटेड इश्यूज़ थे, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ थे। ठीक है, आपकी जो जितने भी सिविल राइट्स की बात करी गई थी, आर्मीज़ की बात करी गई थी, उन सभी को रिजर्व लिस्ट में रखा गया था, और बाकी के जो सब्जेक्ट थे उनको ट्रांसफ़र लिस्ट में रखा गया था। देखिए ये लिस्ट कुछ वैसी थी जैसे आज की इशूज़, हमारे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमें 3 तरह की लिस्ट देता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट देता है, एक सेंट्रल लिस्ट देता है, एक स्टेट लिस्ट देता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये फंडे थे, तो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफ़र लिस्ट की उस समय पर बात होती थी। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद एक नई पोस्ट आई थी, दैट इज़ नोन एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल इन इंडिया, है ना, ऑडिटर जनरल इन इंडिया। तो जो महालेखा प्रबंधक भी जिसे हम बोलते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल इन इंडिया की जो पोस्ट थी वो भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाइकैमरलिज्म इन लेजिस्लेचर, एनफोर्समेंट ऑफ डायरची एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और यहीं पर आप सबकी फेवरेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो स्टार्ट करी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टार्ट करी गई थी वो उसका पॉइंट जो एम था वो ये था कि इंडियंस को पहली चीज़ तो अलाउ कर दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में, है ना, एग्ज़ाम देने की। और दूसरी चीज़, इंडियंस को इंडिया में ही जो ऑफिसर्स होंगे जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उन्हें इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी और उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया था। तो ये बेसिकली बात थी कि इतने रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए थे, और यहाँ पर वुमेंस को वोट देने का राइट भी मिला था। तो यहाँ पर हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो थे वो आए थे यहाँ पर, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें बाइकैमरलिज्म आया लेजिस्लेचर में, एनफोर्समेंट ऑफ डायरची, है ना, और जितने भी प्रोविंशियल स्टेट थे उनको में रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, दो तरह की लिस्ट बनाई गई, और उन सब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो भी एग्जिस्टेंस में आया, और वुमेंस को राइट मिला वोट देने का। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे जो कि एग्जिस्टेंस में आए थे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसे हम बोलते हैं। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड्स अभी अब बिल्कुल ध्यान रखिए कि 1 बजे आपको डेली क्लास मिला करेगी। इस वीक जितने भी बचे हुए दिन हैं सैटरडे तक आपको 1 बजे डेली अभी पॉलिटी की ही क्लास मिलेगी, ताकि आप हिंदी मीडियम के इक्वल आ जाए। हिंदी मीडियम की 7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपकी भी हम 7 क्लासेस तक पहुँचा देंगे आपको इस वीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है अगेन ये। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लगभग 295 आर्टिकल्स होंगे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाए गए हैं। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो उसमें 395 आर्टिकल्स होंगे, है ना। मतलब जब फर्स्ट या हम बोल देंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनेगा तो उसमें 395 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे। उसमें से 295 जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ से उठाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाए गए हैं। और बाकी बचे हुए कहाँ से लिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। सोर्सेज ऑफ डिफरेंट जो सोर्सेज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के रेफरेंस पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है पूरी तरह से। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 10 शेड्यूल्स हैं, है ना, और 321 जो है वो आर्टिकल्स है। तो हमारा जो करेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी शेड्यूल और आर्टिकल्स ही तो हैं गाइस। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसमें भी यही चीज़ें थी। तो ये एक तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है।
तो और मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारी चीज़ें यहीं से पिक करी गई हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है, ऑल इंडिया यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है 10 शेड्यूल और 321 आर्टिकल्स थे। इसके बाद यहाँ पर प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब जो जितनी भी प्रोविंसेस थे जो इंडिपेंडेंट नहीं थे उनको इंडिपेंडेंट किया गया, और वहाँ पर डायरची को ख़त्म कर दिया गया। डायरची का मतलब क्या होता है, द्वैत शासन। अब देखिए, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आज़ादी मिल गई थी, उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंट किस कॉन्टेक्स्ट में मिली थी ये समझिए। हम सभी ने पढ़ा था कि हुआ क्या था, जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट्स होती थी, प्रोविंशियल स्टेट में डायरची थी, मतलब उनके जो रेवेन्यू सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स देखते थे, और बाकी के जो उनके क्या बोलना चाहिए इंटरनल इश्यूज थे, डिस्प्यूट्स थे, उन सभी को उस पर्टिकुलर जो स्टेट्स का प्रोविंस होता था उसको देखना पड़ते थे। तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट था उनके डायरची की वजह से, उस डायरची को ख़त्म करने की वजह से उन्हें एक इंडिपेंडेंस मिल गई थी कि अब वो अपना रेवेन्यू भी देख सकते थे और वो अपने अलग इश्यूज़ को भी देख सकते थे। तो ये इंडिपेंडेंस मिली थी उनको। इंडिपेंडेंस से मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर आप उसको मत कंसीडर करें कि प्रोविंसेस को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस उन्हें डायरची खत्म होने की इंडिपेंडेंस मिली, जिससे जो इश्यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी, जो रेवेन्यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी, वो रेवेन्यू अब वो खुद कलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर फेडरल सिस्टम कोर्ट्स भी आए, फेडरल सिस्टम कोर्ट्स भी आए किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था और कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को बढ़ावा दिया गया था। अब क्योंकि धीरे धीरे वो डिवाइड एंड रूल को और बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि ये वो फेज चल रहा था कंट्री का जब सभी लोग यूनाइटेड हो रहे थे और आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे। मतलब वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम, सभी मिलकर एक साथ जो है वो काम कर रहे थे। तो दैट इज़ वाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा अफ्रेड थी इस चीज़ से और इनसिक्योर थी कि वो हो सकता है अपने इस नगीने इंडिया को खो दें, है ना। उनकी जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी उस समय की, उसको खो सकते हैं, और इसीलिए वो डिवाइड एंड रूल को फॉलो करना चाह रहे थे। और इन सभी के लिए उन्हें कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को बढ़ावा दिया, है ना। जैसे हमने 1909 में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या चीज़ आई थी कि उन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया था कि उनके लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो उसी का एक फंडा था, उसी को आगे बढ़ाया और एक्सपांसन करने की कोशिश करी गई थी कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की। तो 1935 में 10 शेड्यूल थे, 321 आर्टिकल्स थे, ऑल इंडिया यूनियंस यहाँ पर बनाई गई थी, प्रोविंशियल स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिली थी। किस कॉन्टेक्स्ट में कि डायरची ख़त्म कर दी गई थी, वहाँ से द्वैत शासन ख़त्म कर दिया गया था, जिस वजह से उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिली थी। फेडरल कोर्ट सिस्टम बनाए गए थे और एंड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म किया गया था और एक्सपांसन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम जो था उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। कल हम क्लास 3 लेकर इसी समय दोपहर 1 बजे लाइव अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।